हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, आपका सब्जेक्ट है। और यूनिट 4 से जो हमारा टॉपिक है वो है कास्ट। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर इन पॉलिटिकल पावर। सो ये हमारा कास्ट टॉपिक है। आपको एक ही वीडियो में ज्यादातर टॉपिक्स जो भी हैं इसके अंदर सब समझा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। एकलव्य स्नातक 1 हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको विजिट करें और सारी पीडीएफ्स को आप देख सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस है जो आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, और ये एकदम लेटेस्ट सिलेबस है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है वही मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारे देश के अंदर आप सभी को पता होगा 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उससे पहले क्या होता था, शेड्यूल कास्ट को डिप्रेस्ड क्लास के अंदर रखा जाता था। ठीक है, जिसको आज हम एससी कहते हैं। पहले उसको डिप्रेस्ड क्लास यानी कि ऐसी कास्ट जिसको काफी समय तक दबा के रखा गया है माना जाता था। और ये जो एससी का जो सोशल ग्रुप था ये काफी ज्यादा पुअर माना जाता था और काफी ज्यादा नीचे माना जाता था। ह्यूमन डेवलपमेंट काफी कम था। ठीक है, जो एसटी कास्ट के जो लोग आते हैं उनका डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं था। और ये ज्यादातर यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। ज्यादातर जो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है वो इन्हीं स्टेट्स में है। और जो बहुत, अगर आप पीछे हिस्ट्री आपने कभी पढ़ी हो तो आपको पता चलेगा बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है भाई इनके साथ। उनको सोसाइटी से बहुत अलग करके रखा गया, एक्सक्लूड करके रखा गया। कुछ इस तरीके से होता था, अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। हमारे एंशिएंट हिस्ट्री को अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा जो डिप्रेस्ड क्लास थी या जो ऐसे ग्रुप्स थे जो कि बहुत पिछड़े हुए थे, इनको पढ़ाई तक का राइट नहीं था, ये पढ़ भी नहीं सकते थे। और भी बहुत कुछ था इनके साथ जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब आया 1935 में, तो वो ये बताता है कि कुछ ऐसी कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है, जिसको ये माना गया था कि भाई एक तो हिंदू सोशल स्ट्रक्चर जो है हमारा, हिंदू सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, देखिए ऐसा है। हिंदुइज्म में सोसाइटी ऐसे जो है वो बनाई गई थी। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो, सबसे टॉप पर ब्राह्मण हायरार्की में, और फिर उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। तो ये हमारा पूरा पावर स्ट्रक्चर या सोशल स्ट्रक्चर था, एंशिएंट इंडिया से यही चला आ रहा था। तो अब हमारे इस स्ट्रक्चर में क्या था, एससी कास्ट के जो लोग आते हैं वो सबसे नीचे थे, लोअर पोजीशन पे थे, सबसे नीचे। और उनको गवर्नमेंट की सर्विसेज में तो कोई भी रिप्रेजेंटेशन तो मिलता ही नहीं था। रिप्रेजेंटेशन तो छोड़ दो भाई, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। और इसके अलावा कोई ना तो वो ट्रेड में जा सकते, ना वो कॉमर्स कर सकते, ना वो कुछ इंडस्ट्रियल कुछ कर सकते। ठीक है, सोशल और फिजिकली उनको बहुत एक्सक्लूड करके रखा गया बाकी की रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी से। और एजुकेशनल डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं भाई, उनकी कम्युनिटी का बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया। और ये कुछ पावर स्ट्रक्चर है। अगर हम इंडिया में पढ़ते हैं तो ब्राह्मण सबसे ऊपर आते हैं, उसके बाद क्षत्रियास आते हैं, और उसके बाद वैश्य, और फिर शूद्र लास्ट में आते हैं। तो ये जो एक नाम है, ये जो कास्ट जो हम देखते हैं, ये वर्ड कहाँ से आया है, ये एक पोर्चुगीज वर्ड है कास्टा, जिसका मतलब होता है ब्रीड या फिर लीनिएज या फिर रेस या फिर नस्ल जिसको हम कहते हैं। और हम अपने यहाँ पे इसको जाति भी कहते हैं ना भाई, आपकी जाति क्या है। सो इस तरीके से, जो कि बर्थ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, आपका जन्म कहाँ पर हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, कर्म की बात नहीं हो रही है। कर्म आप क्या करते हो वो अलग बात है, आपका जन्म कहाँ पर हुआ है। ब्राह्मण के घर पे जन्म हुआ है तो आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय के घर पे जन्म हुआ है तो आप क्षत्रिय हो, वैश्य के घर पे जन्म होता है तो आप वैश्य हो। आप कोई ऐसा नहीं है कि आप वैश्य हो और अगर आप काम कर रहे हो तो आप ब्राह्मण बन जाओगे। जी नहीं, काम पे नहीं, बर्थ पे है यहाँ पर सब कुछ आधारित। तो अकॉर्डिंग टू मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पे ये बताया जाता है जो ब्राह्मण है उनको सबसे ऊपर की रैंक पे रखा गया था। ठीक है, और उसके बाद क्षत्रियास आते थे, फिर वैश्य आते थे, फिर शूद्रास आते थे, और अनटचेबल्स भी थे। ऐसे लोग भी थे सोसाइटी में जिनको टच भी नहीं किया जाता था। ठीक है, ऐसे लोग भी थे। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो उनको तो भाई बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था, जो लोग अनटचेबल्स थे। देखिए, जैसे कि जो पब्लिक फैसिलिटीज होती हैं, रोड पे चलना, कुएं से पानी पीना,
कोर्ट वगैरह में जाना, पोस्ट ऑफिस में जाना, स्कूल में जाना, ये सभी से उनको वंचित रखा गया था, उनको दूर रखा गया था। ठीक है, जो भी ये शेड्यूल कास्ट के थे, दलित वगैरह थे। और टेम्पल में भी ये लोग नहीं जा सकते थे, मंदिर में जाना अलाउड नहीं था। और ऐसा माना जाता था कि अगर ये मंदिर में चले गए तो जो ऊपरी क्लास के लोग हैं, जो ब्राह्मण और क्षत्रियाज हैं, वो पॉल्यूट हो जाएंगे भाई, वो प्रदूषित हो जाएंगे। इनको इतना ज्यादा गंदा समझा जाता था। और इनको जो हमारे वेद हैं, जो हमारे पुराण हैं, वेद वगैरह पढ़ने का भी इनको कोई राइट नहीं था। और इनको ये कभी पवित्र इंसान नहीं बन सकते थे, ऐसा माना जाता था। और जो भी एक फायदेमंद काम होता है, प्रॉफिटेबल कोई ऑक्यूपेशन होता है, ये सब में इनको एक्सक्लूड करके रखा गया था। कोई भी ये बड़ा काम नहीं कर सकते थे, छोटे मोटे काम, साफ सफाई, गंदगी उठाना, यही बस इनको दिया जाता था। और इनको गांव से बाहर रहना पड़ता था। ठीक है, और जो बाकी के लोग रहते थे उनके घरों से तो ये बहुत दूर रहते थे। ठीक है, और कोई भी इनको सर्विसेज के लिए एक्सेस नहीं था भाई, बिल्कुल हर चीज से इनको दूर रखा गया था। और इनको बर्तन भी दूसरे यूज करने पड़ते थे, इवन ऐसे बर्तन भी इनको यूज करने पड़ते थे जो कि फेंके हुए होते थे, या कोई मर जाता था तो उसके कपड़े भी ये लोग पहनते थे, ऐसा भी होता था भाई। और इसके अलावा ये भाई एक यहाँ पे ना, जहां पर ऊंची कास्ट वालों के घर होते थे ना, ये उनके आसपास भटक भी नहीं सकते थे, ऐसा कर रखा था भाई। अब ये नॉन दलित वर्ड आता है यहाँ पे। नॉन दलित का मतलब क्या है? हु दे आर। नॉन दलित का मतलब होता है जो कि दलित कम्युनिटी से नहीं आते। दलित हम बेसिकली उन लोगों को मानते हैं जिनको अनटचेबल कहा जाता था, जो कि लोअर कास्ट ग्रुप थे ट्रेडिशनल हिंदू कास्ट सिस्टम के अंदर, जो काफी नीचे आते थे। और ये जो टर्म है नॉन दलित, ये ऐसे लोगों के बारे में बताती है जो अलग अलग कास्ट और कम्युनिटीज में हैं इंडिया के अंदर। ओके, और द मेजर कास्ट ग्रुप्स इन इंडिया अपार्ट फ्रॉम द दलित्स, दलित्स के अलावा कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे, जैसे ब्राह्मण है भाई, ये दलित में तो नहीं आते, ये टॉप पे है। और ये माना जाता था कि ये भाई हिंदू कास्ट सिस्टम में सब पे टॉप पर रहेंगे। और जो पंडित वगैरह वो यही होते थे, विद्वान भी यही थे, टीचर भी यही होते थे, गुरु भी यही होते थे। क्षत्रियास जो होते थे, इनकी मिलिट्री ड्यूटी होती थी। ये राजा भी यही होते थे, रूलर होते थे, वॉरियर्स होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे। वैश्यास होते थे जो कि मर्चेंट होते थे भाई, ट्रेडर होते थे, फार्मर्स होते थे, व्यापार वगैरह करते थे। फिर आते थे शूद्रास। शूद्रास जो थे वो सबसे लास्ट में आते थे। इनका काम था बस ऊपर वाले जितने लोग हैं ना उनको सर्व करने, और कोई काम नहीं था। अब यहाँ पे अंबेडकर जी जो थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो कास्ट के ऊपर क्या अपने व्यूज देते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। तो अंबेडकर ऑन कास्ट, कास्ट एज अ सोशल हायरार्की। अंबेडकर ये मानते हैं कि कास्ट एक हायरार्किकल सोशल सिस्टम है, जहां पे कुछ लोगों को उनके जन्म के आधार पर ही सबसे ऊपर माना जा रहा है। और वो इस चीज की मतलब बहुत ज्यादा इस चीज को वो क्रिटिसाइज करते हैं। ये इनहेरेंट इनइक्वालिटी हमें क्यों मिल रही है यार, कि हमारे बाप दादाओं से हमें ये मिला हुआ है कि हम अछूत ही रहेंगे, हम पिछड़े ही रहेंगे, हमें हमेशा ऑपरेशन का सामना ही करना पड़ेगा। ये कहते हैं कि ये गलत बात है, ये हायरार्की नहीं होनी चाहिए। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, अंबेडकर जी ये कहते हैं कि भाई ये कास्ट सिस्टम वगैरह ये जो भी है खत्म करो। ऐसा होगा ये सोशल डिवीजन बने रहेंगे, या अगर कुछ लोगों को बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं मिलेंगे तो ऐसे में तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, ये गलत चीज है। कास्ट वगैरह ये सब खत्म करो। और कास्ट एज एन इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, अंबेडकर जी कहते हैं कि ये सिर्फ सोशल नहीं, इकोनॉमिक भी ये इसका भाई एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। वो मानते हैं कि जो हायर कास्ट वाले हैं वो बेनिफिट ले रहे हैं पूरा, और इसके अलावा जो लोअर कास्ट में है उनको कुछ भी वो इतना काम करने नहीं दे रहे। ठीक है, और उनको इकोनॉमिक बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कास्ट बेस्ड। द एविल्स ऑफ अनटचेबिलिटी, अंबेडकर जी ये कहते थे कि भाई अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। आप मान लो ये बूढ़ी अम्मा है या कोई भी बैठा है, इनको कोई टच भी ना करे, बोल दे ये तो अछूत है, कैसा लगेगा भाई? बहुत ही बुरा लगेगा। सो लो वेस्ट कास्ट जो होती थी, दलित या जिनको अनटचेबल कहा जाता है, उन्होंने ये चीजें ना कई सालों तक फेस करी है। और ये चीज वो कहते हैं कि अनटचेबिलिटी एक अमानवीय चीज है। आप कभी भी एक इंसान के साथ ऐसी आप चीजें नहीं कर सकते और आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। बेसिक जो सोशल राइट्स है यार, आप अगर कहीं सड़क पे घूम रहे हो आपको वो भी मना है। आप किसी के कुएं से पानी नहीं पी पा रहे हो, आपको सोशली एक्सक्लूड करके रखा गया है। तो ये चीज अंबेडकर जी मना करते हैं, नहीं होनी चाहिए। रिजर्वेशन एंड सोशल जस्टिस, अंबेडकर जी कहते हैं सोशल जस्टिस तो होना चाहिए,
और सरकार को इसके लिए रिजर्वेशन पॉलिसीज लानी चाहिए, जैसे कुछ कोटा हो एसटी स्टूडेंट्स का एजुकेशन में, रोजगार में, पॉलिटिक्स में, ताकि इतने समय तक जो इनको दबा के रखा गया है, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, इनको कोई बराबरी पे तो लेके आओ। मान लो देश आजाद हो गया, ये हमारी रेसिंग की स्टार्टिंग लाइन है, यहां से अब देश के लोग विकास करेंगे। भाई जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं, दलित हैं, वो तो इस लाइन पे भी नहीं है, वो तो बहुत पिछड़ चुके हैं, उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं कुछ। तो पहले इनको इस लाइन तक तो लेके आओ, इसीलिए रिजर्वेशन का ये मुद्दा आया था। फिर है एजुकेशन एज अ टूल फॉर एम्पावरमेंट। अंबेडकर जी ये मानते थे, ये जो चैलेंज है, ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, ये केवल और केवल जब ही दूर हो सकता है जब आप नॉलेज लोगे, जब आप एजुकेशन लोगे, तभी आप मान सकते हो कि एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको ये जातिगत जो दबाव आपके ऊपर आया है इतने सालों से, इसको हटाना है तो आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा, ऐसा ये कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, अंबेडकर जी कहते हैं कि भाई ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो कुछ ऐसा प्रोविजन बनाए कि कुछ ऐसे राइट्स मिले, कुछ इनके वेलफेयर के लिए काम हो, एससी एसटी अनटचेबल लोग जो पहले रह चुके हैं, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ दिया जाए। अब है द कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच टुवर्ड्स दलित एम्पावरमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दलित्स के एम्पावरमेंट के लिए क्या दिया गया है वो देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच, आप अगर देखोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल जस्टिस की बात होती है, इक्वालिटी की बात होती है, अफर्मेटिव एक्शन की बात होती है। तो दलित वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है, जो हिस्टोरिकली जो काफी नीचे रहे हैं काफी समय से, हिंदू कास्ट हायरार्की के अंदर जिन लोगों को बहुत नीचे रखा गया है, जिनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, सोशल इकोनॉमिक हर तरीके से, पॉलिटिकल, जो सेंचुरीज तक एक्सप्लॉइटेशन चला है, उनको एक्सक्लूड करके रखा गया इतने सालों तक। उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सभी लोगों को एक डिग्निटी के साथ जिंदगी जीने का अधिकार है, इक्वलिटी होगी, चाहे कोई भी हो, भाई सभी देश के अंदर बराबर हैं। रिजर्वेशन सिस्टम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जॉब में, एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन है जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं उनके लिए। फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं भाई, इक्वलिटी की बात होती है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है, और अनटचेबिलिटी की भी अबोलिशन हमारे हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही, कि अब कोई भी अनटचेबिलिटी वगैरह नहीं है इंडिया में। कोई भी ऐसा करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसके अलावा एससी एसटी एक्ट है 1989 का, जो कि ये कहता है कोई भी आपको अगर वायलेंस करता है, आपके साथ में कुछ भी गलत करता है कास्ट बेस्ड, तो उसको भाई केस होगा उसके ऊपर, और उसके ऊपर मुकदमा चलेगा और उसको सजा भी मिलेगी। आर्टिकल 17 तो अनटचेबिलिटी को ही खत्म करता है, ये कहता है कि हर सिटीजन को अधिकार है एक अच्छा जीवन जीने का। कोई ये नहीं कह सकता भाई तू एससी कैटेगरी का है तो हम तेरे साथ ये करेंगे वो करेंगे। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, वहां पर भी एससी एसटीज को, दलित्स को जो है रिजर्वेशन मिलता है। इसके अलावा गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाती है दलित्स के एम्पावरमेंट के लिए, स्कॉलरशिप चलाती है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है, फाइनेंशियल मदद भी मिलती है। अगर आपने देखा हो स्कूल में अगर जो एससी कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनको पैसे मिलते हैं पढ़ाई के सरकार की तरफ से। हालांकि कुछ चैलेंजेस भी हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत प्रोविजंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट आज भी इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता और इसका इन्फोर्समेंट नहीं हो पाता सही से, और इस वजह से आज भी कुछ लोगों को ये सफर करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे एक स्कॉलर हैं जिनका नाम है मार्क गैलेंटर। मार्क गैलेंटर क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये बताते हैं कि जो हमारे इंडिया के लीडर्स थे आजाद भारत के, उन्होंने ये देखा कि जो ये कास्ट वगैरह का ये जो चला आ रहा है, इसके इम्पैक्ट जो ये इफेक्ट जो है बहुत बुरे हो सकते हैं आगे चलकर। ये जो सेंचुरीज तक हमारा कास्ट सिस्टम चला है, जो बहुत जो सेक्शंस को नीचे दबा के रखा गया है, अगर आपको एक सच्ची डेमोक्रेसी चाहिए, एक अच्छा नागरिक बनाना है, तो ये सारी चीजें दूर करनी पड़ेंगी। दैट्स वाई हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से लीगली इंश्योर करता है कि जो कम्युनिटीज हैं, जो कि ऐसे लोग हैं जो को काफी पिछड़े हुए हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में जो बहुत पिछड़ चुके हैं, उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। ये मार्क गैलेंटर बताते हैं। अब एक और यहाँ पे स्कॉलर हैं जी.एस. गुर्ये। जी.एस. गुर्ये जो है वो इंडियन कास्ट सिस्टम के बारे में बताते हैं। वो 6 फीचर्स बता रहे हैं हमारे कास्ट सिस्टम के। ये कहते हैं सेगमेंट्स में डिवीजन हो रखा है सोसाइटी का, कोई ब्राह्मण कह रहा है खुद को, कोई क्षत्रिय कह रहा है, कोई वैश्य कह रहा है, कोई शूद्र कह रहा है। हायरार्की बनी हुई है, सबसे ऊपर टॉप पे ब्राह्मण है, सबसे नीचे शूद्रास हैं, एक हायरार्की में चल रहा है।
इसके अलावा रेस्ट्रिक्शन ऑन फीडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि निचली जो कास्ट है उनके ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदी लगा रखी है। सिविल और रिलीजियस डिसेबिलिटीज, बहुत सारी ऐसी डिसेबिलिटीज हैं, बहुत सारे सेक्शंस को मंदिरों में नहीं जाने दिया जा रहा, रिलीजियस प्लेसेस पे नहीं जाने दिया जा रहा, और यहाँ तक कि वो अपना ऑक्यूपेशन भी नहीं चुन सकते। अगर उनका बर्थ शूद्र कैटेगरी में हुआ है तो वो अपना वही काम करेंगे जो उनके लिए असाइंड है पहले से, कुछ और वो कर ही नहीं सकते। मैरिज भी नहीं कर सकते, कोई ब्राह्मण शूद्र के साथ मैरिज नहीं कर सकता, शूद्र क्षत्रिय के साथ नहीं कर सकता। ये हमारा हिंदू कास्ट सिस्टम इन्होंने बताया था अपने जो है एक बुक में, फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम में। अब एक और यहाँ पे स्कॉलर हैं ड्यूमोन एल, ये बताते हैं, इनकी एक राइटिंग है हाउ हायरार्किकल द कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, ये नाम है। ये बताते हैं कि हमारे यहाँ पे एक रिलेशनशिप है स्टेटस का और पावर का। हमारे हिंदू सोसाइटी में एक रिलेशनशिप है, जिसका स्टेटस जितना ऊपर होता है उसके पास उतनी ही पावर होती है, जबकि ये कहते हैं कि वेस्ट में, वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं होता, मोस्टली लोग बराबर पे ही होते हैं, ये ऐसा कहते हैं। अब कास्ट एसोसिएशंस की बात करते हैं। देखो, कास्ट पर आधारित बहुत सारे संघ बनते हैं, संगठन बनते हैं, एसोसिएशंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा, अखिल भारतीय एससी फेडरेशन, जाट महासभा, अखिल भारतीय क्षत्रिय संघ, अखिल यादव महासभा। ये यादव, क्षत्रिय, एससी, ब्राह्मण, अलग अलग कम्युनिटीज जब मिलकर, अलग अलग कास्ट जब मिलकर अपनी एसोसिएशंस बनाते हैं तो वो कास्ट एसोसिएशन कहलाता है। और जो लॉयड रुडोल्फ हैं और जो सुजैन रुडोल्फ हैं, इन्होंने इस चीज की स्टडी करी थी और इन्होंने हमें बताया था। और ये क्या है, एक प्रेशर ग्रुप्स की तरह काम करते हैं, यानी कि सरकार पे प्रेशर डालना है, अगर हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ करो, तो ये लोगों को मोबिलाइज करते हैं, बुलाते हैं अपनी अपनी कम्युनिटी के लोगों को, यही इसमें बताया गया है। अब यहाँ पे एक स्कॉलर है रजनी कोठारी, इनकी जो राइटिंग है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये बता रहे हैं कि मतलब ये कुछ ऐसी चीजें बता रहे हैं कि भाई अगर ये जो टेंडेंसी चली आ रही है, यानी कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है या ये सारी चीजें जो हैं, अगर हमें अपने देश को अच्छे से एक डेमोक्रेटिक तरीके से चलाना है, एक सेक्युलर फ्रेमवर्क के साथ हमें अपनी पॉलिटी को चलाना है, तो ये जो कास्ट से रिलेटेड जो बातें हैं ना, इनमें हमें सुधार करना पड़ेगा, हमारी पॉलिटिक्स में सुधार करना पड़ेगा, ये रजनी कोठारी का कहना था। और दो ऐसी चीजें हैं जो कुछ डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स लिए गए इंडियन स्टेट के द्वारा आफ्टर द इंडिपेंडेंस पीरियड, मैं आपको बताता हूं, जिससे हमारा पावर स्ट्रक्चर काफी ज्यादा चेंज हुआ है। सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, लैंड रिफॉर्म्स लेजिस्लेशन, कुछ ऐसे कानून बनाए गए लैंड रिफॉर्म्स के, डिजाइन टू वीकन द होल्ड ऑफ द नॉन कल्टिवेटिंग इंटरमीडियरीज, जो पहले जमींदार लोग होते थे, जो अमीर लोग होते थे, उनका कंट्रोल कम हो और जो असली में उसके हकदार है उनको वो लैंड मिले, इसके लिए काम किया गया। रूरल सोशल चेंज के लिए काम किया गया, जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए गए, पंचायती राज सिस्टम आया, ग्रीन रेवोल्यूशन आई, ठीक है, जिससे कि अमीर अमीर जो पावरफुल लोग थे उनको काफी मदद मिली, जो कि डोमिनेंट कास्ट ग्रुप्स थे उनको ज्यादा फायदा मिला, ठीक है। तो ये रूरल सोशल चेंज भी काफी आए हैं। अब यहाँ पे है शाह एस, एक स्कॉलर हैं, उनकी एक राइटिंग है कास्ट एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया 2002 की। ये कहते हैं कि दो लोग हैं, कांशीराम और मायावती, ये आए थे एक ऐसे समुदाय से जिनको एक टाइम पे अनटचेबल माना जाता था, दलित कैटेगरी के ये लोग थे। इन्होंने दलित आइडेंटिटी को एक अलग पहचान दी पॉलिटिक्स में, इन्होंने दलित कम्युनिटी को मोबिलाइज किया और इन्होंने दलित कम्युनिटी को यूनाइट करके एक उनके डेवलपमेंट और उनकी डिग्निटी के इश्यू उठाए। तो ये दलित जो हैं बहुत ज्यादा मानते हैं कांशीराम जी को, मायावती जी को, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डिक्लाइन ऑफ बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स इन नॉर्दर्न इंडिया। हमारे उत्तर भारत के अंदर कैसे डिक्लाइन हुआ है बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स का, ये हमें देखना है। सो बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स जो है नॉर्थ इंडिया की, यहाँ पर योगेंद्र यादव जी कहते हैं कि 1980s और 1990s में बहुत बदलाव आए। ये कहते हैं कांशीराम और राम मनोहर लोहिया जो हैं, ये हर तरीके से बैकवर्ड कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, ये पार्शियली कुछ लोगों को ही बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि कोई एससी कैटेगरी का है, ये उन्हीं को ही बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि बहुजन, दलित एक बहुत बड़ी वाइड कैटेगरी को उसमें इंक्लूड करता है, लेकिन ये लोग बस दलित के लिए मतलब बस एससी कैटेगरी के लिए काम कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई
मतलब ये माना जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये जो डिक्लाइन हुआ है बैकवर्ड मूवमेंट में नॉर्थ इंडिया में, वो ये है कि राइज ऑफ एलीट बेस्ड लीडरशिप। अब जो अमीर लोग हैं वो लीडरशिप कर रहे हैं बैकवर्ड कास्ट की, सोच रहे हो, पिछड़े हुए लोगों को अमीर लोग लीडर बन रहे हैं उनके। सो ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? एक पिछड़े हुए लोगों को पिछड़ा हुआ ही अपने समाज से कोई इंसान चाहिए जो उनके लिए आवाज उठाए, ऐसा नहीं जो अपने फायदे की बात करे। तो ये इस वजह से डिक्लाइन हुआ है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फीडबैक आप अपना जरूर दें, आपको वीडियो कैसी लगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।